students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 5. लास्ट टाइम हम केमिकल चेंजेस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम एक्टिविटी 5.8 किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से विनेगर के साथ हमने एक टेस्ट किया था, जिसमें हमने बेकिंग सोडा और लाइम वाटर का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की थी। और इसमें हमारे को रिजल्ट क्या मिला था कि कोई चेंज जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके के रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो नाउ let's see next. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new product, the following may be accompanying chemical changes: heat, light or any other radiation, that is ultraviolet for example, may be given off or absorbed. Sound may be produced. A change in the smell may take place and a new smell may be given off. A color change may take place. A gas may be formed. Let us लुक एट सम एग्जाम्पल। तो देखो, जैसे मतलब कोई भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में होते हैं तो क्या होता है, केमिकल चेंज कहलाता है। और इसी के साथ बहुत सारे अदर प्रोडक्ट है जो केमिकल चेंजेस से बनते हैं, जैसे हीट है, लाइट है, और रेडिएशन जो प्रोड्यूस होते हैं जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, वो किससे होते हैं, बेसिकली सन से जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंजेस है। साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और जो चेंज होता है, जैसे स्मेल है, अभी इस जगह पर अलग स्मेल होगी, थोड़ी देर के बाद अलग स्मेल होगी। ठीक है, तो वो भी जो है केमिकल चेंज की वजह से। और जो कलर चेंज होता है वो भी केमिकल चेंज से हो रहा है। गैस में भी फॉर्म, जो गैसेस बनती है, दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। देखा अपने हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते तो केमिकल चेंज होता है। Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, the burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by the production of heat. तो कोल हो, वुड हो या लीव्स हो, जब भी वो जलती है तो केमिकल चेंज उसमें होता है। कोई भी सब्सटेंस जब वो जलता है तो केमिकल चेंजेस उसमें होती है। ठीक है, क्योंकि जब बर्निंग होती है तो उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। जैसे आग से कोई भी चीज़ होती है, जैसे धमाका एक्सेट्रा होते हैं, दीज आर द केमिकल चेंज। यू नो दैट सच एक्सप्लोजन प्रोड्यूस द हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमोसफेयर। दिस इज वाई यू आर एडवाइज टू नॉट प्ले विद द फायरवर्क्स। तो तभी बोला जाता है कि आग की चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी वो जलती है तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट, साउंड और अनप्लेजेंट गैसेस, मतलब अननेसेसरी गैसेस, और साथ में पॉल्यूशन होता है। वैन फूड गेट बी स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस द फाउल स्मेल। तो जैसे खाना ख़राब होता है ना, तो आपने देखा होगा कि उसमें से गंदी सी स्मेल आती है, क्या वो भी एक केमिकल चेंज है। यू मस्ट नोटिस दैट द स्लाइस ऑफ एप्पल, तो ऑब्वियस है कि वो भी एक जो है केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें जो है जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको स्पॉइल करके नया प्रोडक्ट बना देते हैं। और उसके साथ आपने एप्पल का भी काटा होगा, पोटैटो या ब्रिंजल काटा होगा, तो कुछ टाइम के बाद अगर आप उसको नहीं खाते हैं तो 1 या 2 घंटे के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कलर जो है क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसमें भी जो है एक केमिकल कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। चैप्टर 4 में हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है, तो यस इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। तो अब वो जो बोल रहा है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फूड को, और उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है। तो क्या फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल प्रोसेस है, तो पहली बोल रही है यस, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस, और इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। ठीक है, उसमें भी केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जो इसमें टॉपिक दिया है, दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड। प्रोटेक्टिव शील्ड हमारी बॉडी के लिए, हमारी अर्थ के लिए, जैसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है, हमारी जो स्किन है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, वैसे ही हमारी अर्थ के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ठीक है, शील्ड का मतलब एक तरीके से लेयर है बनी हुई, तो वो है किस चीज़ की, दैट इज़ अ ओजोन लेयर। You must have heard of the ozone layer in the atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. Ozone absorbs this radiation and break down it to oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call the breaking down of ozone a chemical change? If ultraviolet radiation are not be absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and causes the harm to us and other life form.
ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। तो सबसे पहली बात, जो ओजोन होती है वो गैसेस की एक शील्ड होती है, मतलब गैसेस की एक लेयर है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हमारे को दिखाई देगी कि कहाँ जैसे है, ठीक है। तो ये गैस की एक लेयर है और ये जो है सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। और ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन होती है बेसिकली, ठीक है। और ये जो है जैसे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से ये जो है टूट रही है। तो इसके टूटने से क्या होगा, वैसे तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, अगर ये टूट गई तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ के ऊपर गिरेगी। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिस चीज़ के ऊपर भी डायरेक्ट गिरती है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करती है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है डेंजरस होती है, इससे ह्यूमन बीइंग में स्किन कैंसर, स्किन डिजीज, स्किन एलर्जी, आइज़ की एलर्जी, मतलब अलग अलग तरीके के डिजीज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे को अपनी जो ओजोन लेयर है दैट इज़ अ कोटिंग ऑफ द अर्थ और प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द अर्थ, उसको प्रोटेक्ट रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिवॉल्व होनी चाहिए। और कम से कम जो है हमें जो ऑटोमोबाइल्स है और इसके साथ जो फॉसिल फ्यूल है उनको कम से कम यूज़ करना है ताकि ओजोन लेयर को खतरा ना हो सके, ठीक है। और इसके साथ साथ एरोसोल गैसेज होती है, जो आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह की जो पेंटिंग डेंटिंग होती है ना, उसमें होती है एरोसोल गैसेज का यूज़। और उसके साथ रेफ्रिजरेटर से भी एक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो भी इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो उनको हम कम से कम यूज़ करें तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट रह सकती है। नेक्स्ट वन है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग तो सब ने देखी होगी, किस तरीके से लोहे के ऊपर जो है जंग लगता है। तो इसके बारे में क्या बताया है, लेट अस गो बैक टू रस्टिंग। दिस इज one change that affect the iron article and slowly destroy them. So since the iron is used to making the bridge, ship, car, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to the rusting is huge, and the process of rusting can be represented by following equation. There is the iron that is represented by the Fe plus oxygen O2 from the air and plus water H2O, and then it form the rust iron oxide Fe2O3. तो देखो जो रस्टिंग है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली होता रहता है और आयरन के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये होता है। हमारे पुल हो गए, शिप्स है, कार है, ट्रक की जितनी बॉडीज़ है, अदर आर्टिकल है जो लोहे से बने हुए हैं उनके ऊपर रस्टिंग होती ही रहती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको नुकसान भी होता है, क्योंकि इतना कॉस्टली आपने जो है चीज़ें बनाई होती है आयरन की, तो जब उसको बनाते हैं तो कॉस्ट तो लगती है ना। तो अगर आपकी रस्टिंग उसमें होगी तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से डैमेज हो जाएगा। तो रस्टिंग जो है उसको अगर हम केमिकली देखते हैं तो इसमें आयरन और ऑक्सीजन होता है प्लस वाटर, और इसकी वजह से रस्ट बनती है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ द ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। तो रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, मतलब वाटर बेसिकली वेपर्स फॉर्म में चाहिए। In fact, if the content of moisture in air is high, which means it is more humid, rusting become faster. तो बरसात के जो दिन होते हैं जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एयर में तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है रस्टिंग। सो हाउ डू वी प्रिवेंट द रस्टिंग? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ्स। One simple way to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent the rusting. Another way is to deposit a layer of the metal like the chromium or zinc or आयरन। तो इसमें बेसिकली दो मेथड दिए हुए हैं। एक तो है जो आपके आयरन के जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर आप रस्टिंग से उनको बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है पेंट की, जो हम बेसिकली करते हैं हमारे घरों में। जितनी भी आर्टिकल्स होते हैं उनको हम पेंट से कोट करते हैं, ठीक है। पर इसको हमें रेगुलरली कराते रहना चाहिए, जैसे 5-7 साल के बाद फिर से करवा दिए, ताकि आपकी जो आर्टिकल्स है वो रस्टिंग से बच सके। और इसका एक दूसरा मेथड भी है जिसमें हम एक लेयर चढ़ा सकते हैं मेटल की, जैसे कि क्रोमियम और जिंक की आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है। मतलब जिस तरीके से आपने सुना होगा कि आयरन जो आपका सिल्वर होता है उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, चांदी के ऊपर सोने की प्लेटिंग की जाती है ना, तो उसी तरीके से आयरन के ऊपर क्रोमियम और जिंक की प्लेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो
द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड द ग्लेवनाइजेशन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर जो है कोटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड द ग्लेवनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जिंक की आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड द ग्लेवनाइजेशन। द आयरन पाइप्स यूज इन द होम्स आर टू कैरी द वाटर एंड ग्लेवनाइज टू प्रिवेंट द रस्टिंग। तो इस तरीके से जो ग्लेवनाइज्ड रॉड्स होती है उनको किचन में जो यूज़ किया जाता है वो रस्टिंग को रोकती है। अब जो पहेली है वो बोली है, ओह दैट्स वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द आयरन आर्टिकल रस्टिंग टू फास्टर, सो सी लिव नियर द कोस्ट। तो कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी कैसी होगी, अच्छी होगी, अच्छी खासी होगी, मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो उस एरिया में जो आयरन के आर्टिकल्स है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। क्यों ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा रस्टिंग होगी। ओके, you know that the ships are made of the iron and part of them are remain be under the water. On the part above water also water drop keep clinging to the ship outer surface, and moreover the water of the sea contain many salt, and salt water make the process of rust formation faster. Therefore the ship under a lot of suffer a lot of damage from rusting in the spite of being painted. So much so that a fraction of the ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? तो देखो जो आयरन के पार्ट्स होते हैं, जितने भी पानी में चलने वाले जो आपकी गाड़ियां हैं, जैसे आपके समुद्री जहाज है, ठीक है, और अदर दूसरी जो चीज़ें हैं, शिप्स है, छोटी मोटी जो भी शिप्स है जो पानी में चलती है, तो वो जो है लगातार जो है समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आती रहती है, और वहाँ पर समुद्र के पानी में क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, तो सॉल्ट है तो रस्टिंग उससे और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है इन जितने भी आपके जो आर्टिकल्स हैं उनको। तो इसके लिए उनको काफ़ी बार बार मतलब उनको रिप्लेस करना पड़ता है उन चीज़ों को, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मॉनेटरी लॉस का मतलब है पैसे से रिलेटेड जो लॉस होता है ना, पूरे वर्ल्ड को होता है। तो स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग द आयरन विद द कार्बन एंड मेटल्स लाइक द क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट इज़ डू नॉट रस्ट। तो रस्ट से बचाने के लिए प्रेजेंट में स्टेनलेस स्टील का यूज़ हो रहा है, और उसमें आयरन के साथ कार्बन और मेटल जैसे कि क्रोमियम और निकल और मैग्नीज इनको मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो उससे आपका स्टेनलेस स्टील तैयार होता है। नेक्स्ट वन इज़ द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। रस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए ग्लेवनाइजेशन कर सकते हैं और साथ में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेंट तो ओल्ड मेथड है जो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और ये बार बार करना पड़ता है, तो ग्लेवनाइजेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड है। नेक्स्ट वन है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो जैसे समुद्र का पानी ना जैसे इवेपोरेट होता है उससे सॉल्ट निकलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन द नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। तो जो प्रोसेस होता है जब समुद्र के पानी से हमें नमक अलग किया जाता है इवेपोरेशन मेथड से, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये जो क्रिस्टल होते हैं इनको हम क्लियरली देख नहीं सकते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो क्या है, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। 5.9 एक्टिविटी क्या बोलती है, टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। इसके लिए आपको सावधानी क्या बरतनी है, ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ करना है, और केयरफुली आपने उसको बॉयल करना है। ठीक है, मतलब इसको जब बॉयल करते टाइम इसको ध्यान रखना है। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 1 कप आपने पानी का लेना है, ठीक है, बीकर के अंदर, और उसमें आपने कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। अब आपने उसको हीट करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टर्लिंग कंटिन्यूसली। अब जब बॉयल होता रहेगा ना ये, तो आपने धीरे 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 उस सॉल्यूशन को हिलाते जाना है। ठीक है, कंटिन्यू एडिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। अब धीरे 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 और आपने जो है उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते जाना है, और इतना इस तरीके से डालते जाना है कि अब आपको लग रहा है कि वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो तब तक आपने उसको डालना है। फिल्टर द सॉल्यूशन। फिर जब हो गया, मतलब अब लग रहा है आपको कि अब ये इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तो रुक जाना है। फिर आपने जो है उसको फिल्टर करना है। अलाउ टू कूल, डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। अब उसको जो है जब वो ठंडा हो जाता है, जब तक वो ठंडा नहीं होता ना तब तक उसको हिलाना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपने सॉल्यूशन को जो है कुछ टाइम तक देखना है, तो क्या आपको उसके अंदर जो है कुछ क्रिस्टल दिखाई देते हैं। इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम, अगर नहीं तो कुछ और टाइम तक आपने वेट करना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे वाइट वाइट कलर के, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बादल जैसा है ना, तो दीज आर द क्रिस्टल्स। ठीक है,
तो क्रिस्टल ऑफ किसके हैं ये? कॉपर सल्फेट के। यू हैव लर्न दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व अराउंड यू इज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इस तरीके से आपको इसमें जो है नई जो चीज़ है, नया प्रोडक्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट उसके क्रिस्टल आपको इसमें बनते हुए दिखाई देंगे, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है? ये फिजिकल चेंज में होता है और ये आपके सॉल्ट को डिवॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा जो टीचिंग मेथड है वो ठीक लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ दिक्कत है या फिर आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।